हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर राजस्थान इतिहास का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ पे शासन करने वाला जो वंश है वो राठौड़ वंश कहलाता है। ठीक है, और बीकानेर में भी आपको राठौड़ वंश ही दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको भी हम बात करेंगे। आज आज की क्लास में हम जो प्रमुख शासक लेने वाले हैं वो राव सिंहा से लेकर राव जोधा तक के शासकों को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को खराब किए हम लोग हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ के प्राचीन नामों की। मारवाड़ के प्राचीन नाम, ठीक है, ऐतिहासिक नामों की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मारवाड़ के अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो देखो, मार प्लस वाड़ ये दो शब्दों से बना हुआ है, मतलब दो शब्दों से बना हुआ है मार प्लस वाड़। मार का मतलब होता है मरुस्थल और वाड़ का मतलब होता है रक्षित प्रदेश, यानी कि मरुस्थल द्वारा रक्षित प्रदेश को ही मारवाड़ कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में इस मारवाड़ के लिए, संस्कृत में ये जो मारवाड़ है इसके लिए मरु शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये जो मारवाड़ है इस मारवाड़ के हमें कई उपनाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे मारवाड़ को मरुधर कहा जाता है, मारवाड़ को मरुकांतर कहा जाता है, मारवाड़ का एक नाम आपको मरुवाड़ भी दिखाई देगा। ठीक है, मरुवाड़, और इसका आपको एक नाम मारधर भी दिखाई देगा। मारधर, मारधर भी इसका एक नाम आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर अबुल फजल के अनुसार बात की जाए, इतिहासकार था अबुल फजल, अकबर के दरबार में था। अकबरी नामा की रचना करने वाला, आईने अकबरी की रचना करने वाला व्यक्ति अबुल फजल ही है। अबुल फजल मारवाड़ के बारे में क्या कहता है? तो अबुल फजल के अनुसार मारवाड़ का अर्थ है कि जहां यात्री बिना पानी मर जाए, बिना पानी के मर जाए। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है किस प्रदेश के बारे में कहा है, तो जैसलमेर नहीं लगाना है, जोधपुर लगा के आना है, मारवाड़ लगाना है। ठीक है, तो अबुल फजल के अनुसार मारवाड़ का शाब्दिक अर्थ हो गया ऐसा स्थान जहां यात्री बिना पानी के मर जाए। और अगर हम बात करें तो ये जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ का नाम जोधपुर कब पड़ा ये भी आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ का नाम जोधपुर 10 मई 1933 को उमेद सिंह के शासनकाल में पड़ा। ठीक है, तो 10 मई 1933 को मारवाड़ को जोधपुर कहा जाने लगा। ये डेट आपको याद रखनी है, शासक का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए मारवाड़ के प्राचीन नामों की बात हो गई। ठीक है, अब देखो, ये जो मारवाड़ है इसमें राठौड़ वंश आया। इस राठौड़ वंश की अलग अलग राजधानियां भी रही, तो उन राजधानियों के बारे में भी हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखो, प्रमुख शासक शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी राजधानियां, मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, इस राठौड़ वंश की राजधानियां क्या क्या रही? तो देखो, इसकी जो पहली राजधानी रही वो रही पल्लिका या पाली। ठीक है, और ये राजधानी बनाई गई राव सिंहा के द्वारा, जो ये पहला शासक है राव सिंहा। ठीक है, राव सिंहा के द्वारा पहली राजधानी बनाएगी पल्लिका या पाली। ठीक है, दूसरी अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी दूसरी राजधानी है खैर, और खैर पड़ता है बाड़मेर में, और खैर को अपनी राजधानी बनाने वाला है आस्करण। ठीक है, राव सिंहा का पुत्र है आस्करण, तो ये खैर बाड़मेर को अपनी राजधानी बना लेता है। तीसरी जो इस वंश में राजधानी बनती है वो बढ़ती है मेवानगर।
मेवानगर। मेवानगर को हम नाकोड़ा जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मेवानगर को राजधानी बनाने वाले हैं मल्लीनाथ जी। ठीक है, राव मल्लीनाथ। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मंडोर, मंडोर को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति है राव चुंडा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो मेहरानगढ़, ठीक है, जोधपुर, इसको राजधानी बनाने वाला व्यक्ति है राव जोधा। ठीक है, तो ये इसकी राजधानियां रही हैं मारवाड़ की। कुछ राजधानियां हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रख लेना है, कौन सी राजधानी किसने बसाई है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो मारवाड़ का वंश है, राठौड़ वंश, इसकी कुल देवी कौन है, तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता। नागणेची माता। ठीक है, और नागणेची माता के जो मंदिर है आपको, एक तो नगाना गांव या इसको नगीना गांव भी कहा जाता है। ठीक है, बाड़मेर में पड़ता है, यहां आपको मिलेगी। एक आपको जो नागणेची माता है इनका मंदिर मेहरानगढ़ में मिलेगा। देखो, राज परिवार के द्वारा बनाए गए मंदिरों की बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत जगह आपको मंदिर मिल जाएंगे। और तीसरा जो मंदिर है वो मिलेगा आपको जूनागढ़ में। ठीक है, जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर के अंदर। ठीक है, आपको मिलेंगे। हाँ, अगर इनकी आराध्य देवी की बात की जाए, भाई ये तो कुल देवी है, लेकिन ये पूजा किसकी करते थे, तो ये पूजा करते थे चामुंडा माता की। चामुंडा माता। ठीक है, तो इनकी कुल देवी ध्यान रखनी है नागणेची माता, और इनकी आराध्य देवी है चामुंडा माता। और चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ में है, राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये हो गई इनकी कुल देवियां। अब कुल देवियों के बाद हम बात करते हैं इनके शमशान स्थल की। ठीक है, शमशान स्थल, अंतिम स्थल। ठीक है, शमशान स्थल, तो देखो इनके दो शमशान स्थल है। जो पुराना शमशान स्थल है वो है मंडोर। ठीक है, मंडोर, यहां पर आपको जोधपुर के शासकों की छत्रियां मिलेगी। ठीक है, और इसको मंडोर की देवल कहा जाता है। मंडोर की देवल कहा जाता है। मंडोर की देवल क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 2, जसवंत थड़ा, ये आधुनिक शमशान स्थल है। ठीक है, अब यहीं पर इनका जो जोधपुर के राज परिवार के लोग हैं उनका अब जो अंतिम संस्कार है वो जसवंत थड़ा में किया जाता है। जसवंत थड़ा कहाँ है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के सामने, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग के सामने। ठीक है, और जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, जसवंत थड़ा आगे हम बात करेंगे, और वैसे कला संस्कृति में ज्यादा आएगा, कला संस्कृति का ये टॉपिक है। तो ये बात होगी इनके शमशान स्थल की। अब देखो हम बात करते हैं कि ये जो राठौड़ है इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। जो मारवाड़ के राठौड़ हैं इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो देखो उत्पत्ति के लिए दो मत प्रचलित है। पहला मत है वो दिया गया है कर्नल टॉड, ठीक है, मोहनोद नैन्सी, मोहनोद नैन्सी और दयाल दास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात। ये लोग कहते हैं तीनों कि जो मंडोर का राठौड़ वंश है ये कन्नौज से आया है। देखो क्या हुआ कि 1194 में एक चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। ठीक है, 1192 के अंदर तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी विजेता रहा और पृथ्वीराज चौहान हार गया। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गोरी कन्नौज पर आक्रमण करता है
और वहां पर चंदावर का युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल को पराजित कर देता है, हार जाता है जयचंद्र गहड़वाल। तो कन्नौज से गहड़वाल वंश हट जाता है। ठीक है, तो जयचंद गहड़वाल है, इस जयचंद गहड़वाल का पोता, जयचंद गहड़वाल का पोता कौन है? राव सिंहा। राव सिंहा जो है ये 1237 में राठौड़ वंश की स्थापना करता है मारवाड़ के अंदर। ठीक है, तो मुणोद नैन्सी, कर्नल टॉड और दयाल दास की ख्यात ये कहती है कि जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है ये कन्नौज से आया है। ठीक है, कन्नौज से आया है, जयचंद्र गहड़वाल का पोता है राव सिंहा। ठीक है, दूसरा मत जो है वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा मत दिया गया है, एक तो हार्नले महोदय के द्वारा, हार्नले महोदय प्लस जी.एच. ओझा, गौरी शंकर, हीरा शंकर ओझा, जी.एच. ओझा, ये दोनों कहते हैं कि जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है ये बदायूं से आया है। ठीक है, तो ये बदायूं से आया है और राव सिंहा ने 1237 में राठौड़ वंश की स्थापना करी है। तो एक मत आपको कन्नौज से देखने को मिलता है और एक मत आपको बदायूं से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रमुख फैक्चुअल बातें हो गई जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख शासकों की। ठीक है, तो इस वंश में जो पहला शासक आ रहा है वो है राव सिंहा। राव सिंहा का शासनकाल 1237 से लेकर 1273 तक देखने को आपको मिलेगा। तो पहला शासक है राव सिंहा। ठीक है, तो राठौड़ वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी को राव सिंहा को ही कहा गया। देखो, राव सिंहा ने एक सिंध का शासक था, सिंध का शासक था जिसका नाम था मरू लाखा, मरू लाखा। ठीक है, तो राव सिंहा ने सिंध के शासक मरू लाखा को पराजित किया और पराजित करके जय सिंह सोलंकी की सहायता की, जय सिंह सोलंकी की सहायता की। तो जय सिंह सोलंकी ने अपनी पुत्री, जय सिंह सोलंकी ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह जो है वो राव सिंहा के साथ में कर दिया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी कहानी याद रखनी है। राव सिंहा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है लाख झंवर का युद्ध। ठीक है, राव सिंहा के शासनकाल में 1273 में एक युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है लाख झंवर का युद्ध। ठीक है, कब हुआ है? तो 1273 में हुआ है। किसके शासनकाल में? राव सिंहा के शासनकाल में हुआ है। देखो, राव सिंहा जो है इसने अपनी राजधानी पल्लिका नगर, जो इसने अपनी राजधानी है वो पल्लिका, और पल्लिका को पाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पल्लिका या पाली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, पाली में जो मुख्य रूप से लोग रहा करते थे वो पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। उस दौरान पाली के ऊपर बार बार मुस्लिम आक्रमण होते थे, तो पालीवाल ब्राह्मण इससे परेशान हो गए। पालीवाल ब्राह्मण राव सिंहा के पास गए और राव सिंहा से उन्होंने मदद मांगी। ठीक है, तो ये युद्ध जो है लाख झंवर का युद्ध 1273 में हुआ है। किस किस के बीच हुआ है? तो राव सिंहा प्लस पालीवाल ब्राह्मण वर्सेज मैर मुस्लिम, मैर मुसलमानों के साथ में ये हुआ है। मेर जाति के जो मुसलमान हैं उनके साथ में ये युद्ध हुआ है। ठीक है, अब इस युद्ध के अंदर राव सिंहा भी मारे जाते हैं
और लाखों पालीवाल ब्राह्मण मारे जाते हैं। ठीक है, देखो राव सिंह के साथ में पालीवाल ब्राह्मण भी युद्ध करने आते हैं। ठीक है, तो इस युद्ध में राव सिंह मारे जाते हैं, लाखों पालीवाल ब्राह्मण मारे जाते हैं, लाखों मारे गए, इसीलिए से लाख जमर का युद्ध कहा गया। ठीक है, तो यहां पर ही राव सिंह जो है इनकी कहानी खत्म हो जाती है 1273 के अंदर। ठीक है, तो लाख जमर का युद्ध आपको याद रखना है, और एक आदि पुरुष है, ये भी इसका ध्यान रखना है। ये दो क्वेश्चन इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, अगला जो इस वंश में शासक आ रहा है उसका नाम है आसकरण, या इसका एक नाम आपको आशनाथ भी मिलता है देखने को। ठीक है, इसके बारे में आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह कि इसने खैर बाड़मेर को राजधानी बनाया। ठीक है, और दूसरी बात इसकी ध्यान रखनी है कि इसने खैर बाड़मेर में ही एक मंदिर का निर्माण करवाया, और उस मंदिर का नाम है रणछोड़ राय मंदिर। ठीक है, तो रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण भी आस्करण करवा रहा है खैर बाड़मेर में। बस इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। अब देखो राव दूहड़, या इसका एक नाम आपको राव दूहड़ भी देखने को मिलता है, दूहड़। ठीक है, अगर इसकी प्रमुख बातें की जाए तो देखो राव दूहड़ जो है ये कर्नाटक से नागणेजी माता, इनकी कुल देवी है नागणेजी माता या चक्रेश्वरी माता, चक्रेश्वरी माता, इनकी मूर्ति लेकर आता है कर्नाटक से, और इस मूर्ति को नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाता है। ठीक है, और यहीं पर ही नागणेजी माता का मंदिर बनाता है। अब ये जो नागणेजी माता की जो मूर्ति है ये 18 भुजाओं वाली है और कांठ की मूर्ति है, काष्ठ मूर्ति है। ठीक है, एक बात और आपको राव दूहड़ के बारे में ध्यान रखनी है कि जो राव दूहड़ है इनके भाई थे, राव दूहड़ के भाई थे जिनका नाम था धाधक जी। ठीक है, राव धाधक जी। ठीक है, और इन्हीं धाधक जी के पुत्र थे पाबू जी। ठीक है, तो पाबू जी जो हमारे लोक देवता है उनके चाचा लगेंगे राव दूहड़। ठीक है, तो पाबू जी राठौर जो हैं वो राव दूहड़ के भाई दादक जी के पुत्र थे। ये बात आपको दूहड़ में याद रखनी है। ठीक है, राव दूहड़ के बाद में जो अगले शासक आ रहे हैं इस वंश में वो आ रहे हैं राव सलका। राव सलका के बारे में कुछ नहीं ध्यान रखना, बस एक दो बातें ध्यान रखनी है कि जो राव सलका है इनके कोई संतान नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये कोई महात्मा के पास गए तो महात्मा के आशीर्वाद से इनकी 4 संतानें हुई। ठीक है, पहली संतान है मल्लीनाथ जी, दूसरी संतान बीरमदे। ठीक है, तीसरी जो संतान है वो है शोभित, और 4th संतान है जेतराम। ठीक है, इन दोनों को याद नहीं रखना, इन दोनों को आपको याद रखना है। राव मल्लीनाथ जी अगले शासक बन रहे हैं। ठीक है, और बीरमदेव जो है ये राव चुंडा के पिता है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, अभी हम इनका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक आ रहे हैं इस वंश में मल्लीनाथ जी। तो देखो राव मल्लीनाथ जो है इनका जन्म वह नामकरण महात्मा के आशीर्वाद से हुआ। ठीक है, महात्मा के आशीर्वाद से इनका नाम और जन्म हुआ। अब ये जो राव मल्लीनाथ है इनकी पत्नी का नाम है रूपादे, इनकी पत्नी का नाम है रूपादे। और देखो रूपादे जो है ये बहुत ही धार्मिक महिला थी, तो इन्हीं के प्रभाव में आकर राव मल्लीनाथ राजपाट से संन्यास ले लेते हैं, राजपाट से संन्यास ले लेते हैं
और उगमजी भाटी, उगमजी भाटी से दीक्षा ले लेते हैं। तो इनके गुरु कौन हो गए? इनके गुरु हो गए उगमजी भाटी। मल्लीनाथ जी के गुरु हो गए उगमजी भाटी। तो मल्लीनाथ जी उगमजी भाटी से दीक्षा ले लेते हैं, राजपाट को छोड़ देते हैं। ठीक है। अगर मल्लीनाथ जी के मंदिर की बात की जाए, अब ये देखो जो राव मल्लीनाथ है ये खुद लोक देवता बन गए और राव मल्लीनाथ लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो राव मल्लीनाथ का जो मंदिर व समाधि स्थल है वो कहाँ है, वो भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वो है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है। और इनकी जो पत्नी है रूपा दे, रूपा दे का मंदिर वह समाधि स्थल कहां है? तो रूपा दे का मंदिर वह समाधि स्थल है माया जाल। ठीक है, बाड़मेर। ठीक है। तो इसके मंदिर और समाधि स्थल ये है रूपा दे का और ये है मल्लीनाथ जी का। ठीक है। इसके अलावा आपको मल्लीनाथ जी के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है? तो राव मल्लीनाथ जी ने मेवानगर यानी कि नाकोड़ा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। और जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र, वो राव मल्लीनाथ के कारण इस क्षेत्र का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो मल्लीनाथ जी के कारण बाड़मेर का क्षेत्र का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा है। एक मालानी नस्ल की गायें भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये जो क्षेत्र का नाम है वो राव मल्लीनाथ जी के नाम से पड़ा है। ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हो गई राव मल्लीनाथ की। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं राव चुंडा की। काफी इंपॉर्टेंट शासक है राव चुंडा। तो राव चुंडा को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है। तो नेक्स्ट शासक है राव चुंडा। राव चुंडा के अगर पिता की बात की जाए तो इसके पिता थे बीरमदेव। ठीक है। और इसकी माता मोहियाणी, मोहियाणी, इसकी माता का नाम है मोहियाणी। ठीक है। देखो राव चुंडा जब 2 वर्ष के थे तब इनके पिता बीरमदेव की मृत्यु हो गई। बीरमदेव की मृत्यु हो गई तो इनकी माता जो है मोहियाणी, ये इनको 2 वर्ष की आयु में लेकर चली गई जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था आल्हा बारहट। ठीक है। आला बारहट के पास ले गई। आला बारहट ने ही राव चुंडा का लालन पालन किया। तो राव चुंडा का लालन पालन करने वाला व्यक्ति कौन है? आला बारहट, जांगल प्रदेश का ये व्यक्ति था। ठीक है। जब राव चुंडा 18 वर्ष के हुए तो इनकी माता इनको लेकर, राव चुंडा को लेकर राव मल्लीनाथ के पास पहुंची। ठीक है। राव मल्लीनाथ ने इन राव चुंडा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और राव चुंडा की जो ड्यूटी है, वो राव चुंडा की जो ड्यूटी है वो गुजरात सीमा पर लगा दी। ठीक है, कि भाई तू गुजरात सीमा पर जा, वहां पर चौकसी कर। ठीक है। अब देखो राव चुंडा ने क्या किया, गुजरात सीमा पर सौदागरों के घोड़े लूट लिए। कुछ व्यापारी थे, उन व्यापारियों के घोड़े लूट लिए। इनको बहुत शानदार घोड़े लगे, काबुली घोड़े थे, बहुत महंगे घोड़े थे, इनको अच्छे लगे, इन्होंने लूट लिए। तो इस बात से राव मल्लीनाथ नाराज हो जाते हैं और राव मल्लीनाथ राव चुंडा को देश निकाला दे देते हैं। ठीक है साहब। तो राव चुंडा देश से निकल गए। अब राव चुंडा जो है वो अलग अलग प्रदेशों में भटक रहे हैं। ठीक है। अब राव चुंडा भटकते हैं, भटकते भटकते इनकी मुलाकात हो जाती है इंदा प्रतिहार से। इंदा प्रतिहार कौन है? तो मंडोर का प्रतिहार शासक है। ठीक है। इंदा प्रतिहार मंडोर का प्रतिहार शासक है। गुर्जर प्रतिहार पढ़े, गुर्जर प्रतिहारों में हमने 2 शाखाएं पढ़ी थी, मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा। तो मंडोर शाखा का अंतिम शासक है ये इंदा प्रतिहार।
ठीक है। तो इस राव चुंडा की मुलाकात होती है इंदा प्रतिहार से। इंदा प्रतिहार जो है ये मंडोर का शासक था, लेकिन मंडोर के ऊपर एक जुनेद नाम के आक्रमणकारी का हमला हो जाता है। तुर्की आक्रमणकारी है ये, ठीक है। इसका हमला हो जाता है, ये मंडोर पर अधिकार कर लेता है। इंदा प्रतिहार को मंडोर छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो इंदा प्रतिहार भी मंडोर छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। दोनों भटकते हुए लोगों की मुलाकात हो जाती है। इंदा प्रतिहार राव चुंडा से सहायता मांगता है, राव चुंडा इंदा प्रतिहार की सहायता करता है। तो इंदा प्रतिहार राव चुंडा की सहायता से मंडोर को वापस जीत लेता है, ठीक है। अब इसने मंडोर को जीत लिया इंदा प्रतिहार ने, इंदा प्रतिहार खुश हो गया। तो इंदा प्रतिहार अपनी पुत्री, जिसका नाम आपको देखने को मिलता है लाला देवी या किशोरी देवी, तो लाला देवी या किशोरी देवी का विवाह ये राव चुंडा के साथ कर देता है, ठीक है। और जो पूरा का पूरा मंडोर है वो पूरा का पूरा मंडोर राव चुंडा को दहेज में मिल जाता है भाई, ठीक है। दहेज में मिल जाता है राव चुंडा को पूरा का पूरा मंडोर, ठीक है। तो अब मंडोर के ऊपर कौन काबिज हो गए? राठौड़ आ गए, ठीक है। अब इंदा प्रतिहार क्या करेगा? तो इंदा प्रतिहार जो है ये राव चुंडा का सामंत बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अब राठौड़ों के सामंत कौन बनने लग गए? प्रतिहार, ठीक है। जो प्रतिहार है वो राठौड़ों के सामंत होने लग गए, ठीक है। तो मारवाड़ में सामंत व्यवस्था को शुरू करने वाला व्यक्ति भी राव चुंडा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामंत व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है। मारवाड़ में सामंत व्यवस्था की शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी राव चुंडा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहां तक। अब हम बात करेंगे राव चुंडा के बच्चों की, ठीक है। तो राव चुंडा की संतानें, राव चुंडा की एक बात और ध्यान रख लेना कि इसने नागौर के खोखर खां को मारा, यानी मार डाला, तथा नागौर में एक नगर बसाया जिसका नाम था चुंडासर नगर, ठीक है। नागौर में खोखर खां को मारकर वहां एक नगर बसाया जिसका नाम था चुंडासर नगर। अब देखो चुंडा के हम संतानों की बात करते हैं। तो चुंडा की 3 संतानें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली आपको ध्यान रखनी है रणमल, दूसरा कान्हा, ठीक है, और तीसरी हंसाबाई। इन 3 संतानों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये जो रणमल है ये बड़ा पुत्र है, रणमल बड़ा पुत्र है, लेकिन राव चुंडा जो है वो अपनी रानी लाला देवी या किशोरी देवी, अभी हमने पढ़ा था मंडोर वाले, लाला देवी या किशोरी देवी के प्रभाव में आता है और कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, ठीक है। तो अगला शासक जो है राव चुंडा के बाद में वो कौन आता है? राव कान्हा आता है, ठीक है। तो अपनी रानी के कारण प्रभाव में आकर राव चुंडा अपने बड़े पुत्र रणमल को वंचित करता है और कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। तो अगला शासक आ गया कान्हा, ठीक है। कान्हा के बारे में आपको बस 1-2 बातें याद ध्यान में रखनी है कि ये जो कान्हा है इसकी जो मृत्यु है वो 1427 में जोहरवाटी के युद्ध में हो जाती है, ठीक है। ये बात कौन कह रहे हैं? तो ये इतिहासकार कह रहे हैं, ठीक है। इतिहासकार कहते हैं कि जो राव कान्हा है ये 1423 में शासक बना और 1427 के अंदर जोहरवाटी के युद्ध में सांखला राजपूतों से युद्ध करते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सांखला राजपूतों से युद्ध करते हुए,
इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो मारवाड़ी ख्यात है, ठीक है, जो ख्यात साहित्य है वो कहता है कि जो राव कान्हा है, राव कान्हा का वध करणी माता कर रही है। ठीक है, तो राव कान्हा के बारे में ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसकी मृत्यु इतिहासकारों के अनुसार जोहारवाटी के युद्ध में सांकड़ा राजपूतों से युद्ध करते हुए हुई। ठीक है, लेकिन जो ख्यात साहित्य है, ख्यात साहित्य कहता है कि राव कान्हा का वध करणी माता करती है। ठीक है, तो 1427 में ये जो राव कान्हा है इसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो अगला शासक बनता है रणमल। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक जो इस वंश में आ रहा है वो आ रहा है रणमल। रणमल भी कौन है? राव चुंडा की संतान है। ठीक है, रणमल राव चुंडा की संतान है। ठीक है, अब देखो ये जो रणमल है, रणमल अपनी बहन हंसाबाई, हंसाबाई का जो विवाह है वो मेवाड़ के शासक राणा लाखा से करता है। ठीक है, राणा लाखा से हंसाबाई का विवाह किया जाता है। देखो इसके पीछे भी एक कहानी है। एक्चुअल में जो ये हंसाबाई है, इस हंसाबाई की शादी का प्रस्ताव गया था कुंवर चुंडा के लिए। देखो ये राव चुंडा अलग है और कुंवर चुंडा अलग है। राव चुंडा अलग है, कुंवर चुंडा मेवाड़ का है, राव चुंडा मारवाड़ का है, अलग अलग चुंडे हैं ये। ठीक है, तो ये हंसाबाई जो है इसकी शादी का प्रस्ताव रणमल भेजता है कुंवर चुंडा के लिए। ठीक है, लेकिन हंसाबाई पसंद आ जाती है राणा लाखा को। तो राणा लाखा कहते हैं कि हंसाबाई से तो मैं विवाह करूंगा। तो रणमल यह शर्त रख देता है कि भाई मैं एक ही शर्त पर हंसाबाई की शादी राणा लाखा से करवाऊंगा, और शर्त यह है कि हंसाबाई और राणा लाखा की जो संतान होगी वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगी। ठीक है, तो कुंवर चुंडा कसम खा लेते हैं कि न तो मैं और न कभी मेरे वंशज मारवाड़ की गद्दी पर अपना हक जताएंगे। तो ये क्या करते हैं? विषम प्रतिज्ञा कर लेते हैं। इसीलिए इन कुंवर चुंडा को मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। ठीक है, इसको मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। ठीक है, चुंडा वाला जो पार्ट है, वो पोर्शन है, वो मैंने मेवाड़ में बहुत विस्तार से आपको करवाया है, तो आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो जो रणमल है, रणमल ने अपनी बहन हंसा की शादी राणा लाखा से करी, इस शर्त पर करी कि इनकी जो संतान होगी वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगी। ठीक है, तो हंसाबाई और राणा लाखा की जो संतान होती है उसका नाम होता है मोकल। ठीक है, महाराणा मोकल। ठीक है, अब ये जो महाराणा मोकल है, इन महाराणा मोकल की हत्या 1433 में, ठीक है, 1433 में इसकी जो हत्या है वो चाचा प्लस मेरा प्लस एका व महपा पंवार, एका प्लस महपा पंवार, इन चार लोगों के द्वारा मिलकर 1433 में महाराणा मोकल की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब महाराणा मोकल की जब हत्या होती है तो महाराणा मोकल का पुत्र है कुंभा, महाराणा कुंभा। तो राव रणमल जो है, ये कुंभा छोटे होते हैं, तो राव रणमल कुंभा के संरक्षक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गए? कुंभा के संरक्षक बन गए। कुंभा के संरक्षक बन जाते हैं, एक तरह से मेवाड़ के पूरे कर्ता धर्ता जो है वो रणमल बन जाते हैं। रणमल क्या करते हैं कि मेवाड़ में जो सिसोदिया सरदार हैं, सिसोदिया सरदारों को तो हटा देते हैं और उसकी जगह राठौड़ सरदारों की नियुक्ति कर देता है रणमल। ठीक है, तो राठौड़ सरदारों की जब नियुक्ति करी जाती है तो इससे क्या है कि कुंभा और बाकी के जो सिसोदिया सरदार है वो नाराज हो जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए कुंभा के कहने पर रणमल को एक दासी है जिसका नाम है भारमल्ली, भारमल्ली जहर दे देती है और उस जहर को देने से रणमल की मृत्यु हो जाती है 1438 के अंदर। ठीक है,
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसकी मृत्यु होती है। तो राव रणमल की मृत्यु कैसे हो रही है? राव रणमल की जो मृत्यु हो रही है वो कुंभा ने दासी भारमल्ली के द्वारा इसको जहर दिलवा दिया था, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रणमल का पुत्र है जोधा। ठीक है, रणमल की जब मृत्यु होती है तो जोधा वहीं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मौजूद रहता है। ठीक है, अब देखो ये वाला चुंडा चला गया, इस कुंवर चुंडा को याद रखना, मेवाड़ वाला है कुंवर चुंडा, लाखा का पुत्र। ठीक है, इसका अभी जिक्र आएगा। तो ये जो पूरी कहानी थी ये रणमल की कहानी थी। ठीक है, अपनी बहन हंसाबाई की शादी लाखा से करता है। ठीक है, इनके पुत्र मोकल की हत्या हो जाती है हंसाबाई के, और लाखा के पुत्र मोकल की हत्या हो जाती है। कुंभा का संरक्षक बन जाता है, कुछ ज्यादा ही करता धरता बन जाता है, तो कुंभा इसको दासी भारमल्ली द्वारा जहर दिलवाकर रणमल की हत्या करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, जिसका नाम है जोधा, राव जोधा। ठीक है, जोधा की अगर बात की जाए तो इसके पिता का नाम था रणमल। ठीक है, रणमल की मृत्यु के समय की हत्या के समय चित्तौड़ में था, चित्तौड़गढ़ में मौजूद था। ठीक है, अब देखो पिता की हत्या हो गई तो ये चित्तौड़गढ़ से दौड़ा और दौड़कर कहां आ गया? मंडोर आ गया। जब ये मंडोर आ गया तो इसका पीछा करता है कुंवर चुंडा। ठीक है, कुंवर चुंडा जो है वो इसका पीछा करते हैं। कुंवर चुंडा कौन है? लाखा का पुत्र, जो भीष्म पितामह बन जाता है, प्रतिज्ञा ले लेता है, वो वाला। ठीक है, तो ये इसके पीछे पीछे मंडोर आ जाता है। ठीक है, तो जोधा अब मंडोर से भी भाग जाता है। जोधा मंडोर से भागकर जांगल प्रदेश में चला जाता है। ठीक है, और इधर कुंवर चुंडा मंडोर पर आक्रमण करता है और कुंवर चुंडा मंडोर को जीत लेता है। ठीक है, अब मंडोर को जीतकर ये वापस मेवाड़ चला जाता है। ठीक है, और मंडोर का प्रशासक आहाड़ा हिंगोला को बना जाता है। आहाड़ा हिंगोला को मंडोर का प्रशासक बनाता है और कुंवर चुंडा वापस से मंडोर लौट जाता है, सॉरी मेवाड़ लौट जाता है। ठीक है, इधर ये जो जोधा है ये जांगल प्रदेश में धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाता है। ठीक है, और 1453 में हड़बू जी के आशीर्वाद से, हड़बू जी भी एक लोक देवता है, तो हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर को पुणे जीतता है। ठीक है, ये जो 1453 में मंडोर पर हमला करता है, आहाड़ा हिंडोला को पराजित करता है और मंडोर को वापस जीत लेता है। किसके आशीर्वाद से? हड़बू जी के आशीर्वाद से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगर इसके बाद में इसकी बात की जाए तो 1459 में इसने मेहरानगढ़ का निर्माण किया। ठीक है, और मेहरानगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अब ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी नींव करणी माता ने रखी थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो करणी माता के द्वारा डाली गई है। ठीक है, और अगर इसके जोधा के काल की घटना की बात करें तो 1453 में आवल बावल की संधि हुई थी, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जोधा के टाइम में आवल बावल की संधि हुई थी, वो आपको ध्यान में रखनी है। आवल बावल की संधि, ठीक है, कब हुई है? 1453 में। कहां हुई है? सोजत पाली में। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि कुंभा ने जोधा के पिता रणमल की हत्या करवाई थी। कुंभा और जोधा के बीच में लगातार युद्ध होते रहते थे, यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में
लगातार युद्ध होते रहते थे। ठीक है, हंसाबाई जो थी रणमल की बहन थी। तो हंसाबाई ऐसी महिला थी जिसका रिश्ता मतलब जिसका रिलेशन मारवाड़ से भी था और मेवाड़ से भी था। तो हंसाबाई कुंभा और जो ये जोधा है इसके बीच में समझौता कराती है। ठीक है, तो ये जो आवल बावल की संधि हुई है ये किसकी मध्यस्थता से हुई है? तो ये हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई है। ठीक है, किस किस के बीच हुई है? तो देखो आवल बावल की जो संधि है ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के बीच में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या डिसीजन हुआ? तो इसमें यह डिसीजन हुआ कि जहां जहां आंवले के पेड़ होंगे वो क्षेत्र चला जाएगा मेवाड़ में, और जहां जहां बबूल के पेड़ होंगे, ठीक है, वो क्षेत्र चला जाएगा मारवाड़ के अंदर। तो इसी को ही आवल बावल की संधि कहा गया है। इस संधि के द्वारा मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ है। ठीक है, तो आवल बावल की संधि से कहा जाता है। इस संधि में क्या शर्त रखी गई? तो इस संधि में यह शर्त रखी गई कि जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, जोधा की जो पुत्री है श्रृंगार देवी, इसका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से होगा। ठीक है, कुंभा के पुत्र रायमल से किया जाएगा। तो रायमल और श्रृंगार देवी का विवाह हुआ है इसमें। ठीक है, ये थी आवल बावल की संधि। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो अगर हम बात करें जोधा की, तो जोधा की रानियों की बात करते हैं। जोधा की रानियां, तो जोधा की दो रानियां हैं। ठीक है, एक का नाम है जसमादे, ठीक है, और दूसरी का नाम है चांद कुंवरी। जसमादे है ये तो एक तालाब बनवाती है जिसका नाम है रानीसर तालाब। ठीक है, जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाती है। तो चांद कंवरी क्यों पीछे रहे? चांद कंवरी भी एक बावड़ी बनवा देती है जिसका नाम है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी का निर्माण करवाती है कहां पर? जोधपुर में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो ये अपने राव जोधा है इसकी दो रानियां हैं, इन दोनों रानियों के निर्माण कार्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा राव जोधा की क्या बात ध्यान रखनी है कि राव जोधा का जो ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम था राव बीका, इसने बीकानेर नगर की स्थापना की, बीकानेर नगर बसाया था। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हो गई राव जोधा की। देखो जितना करवाया है आप इसको पढ़ लो, नोट्स को, एग्जाम के लिए इनफ है। इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर जाने की आपको कहीं जरूरत नहीं है, न कोई बुक की जरूरत है, न कोई अदर नोट्स की जरूरत है, केवल इसी को आप पढ़ लो, इसी से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, विश्वास रखो, खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, ऐसे ही कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहो। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।